नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे एक वोट के कीमत की। चुनाव के बाजार में राजनीतिक पार्टियां जनता की एक वोट की कीमत कैसे तय करती है, कैसे उसे डिस्प्ले करती है, कैसे उसकी बोली लगाई जाती है और कैसे उसे खरीदा जाता है और कैसे आप बिक भी जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है कि आपने बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही आपने समझदारी से फैसला किया है, आपने चुनाव के बाजार में राजनीतिक पार्टियों की वादों और प्रतिभाओं से सजी दुकान से सबसे बेस्ट चुना है। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की यात्रा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिलती है और आपका अधिकार है, आप ऐसा समझते हैं। लेकिन इस फ्री के अधिकार को हासिल करने के चक्कर में आप क्या क्या कीमत चुका रहे हैं, आपको शायद पता नहीं। क्या राजनीतिक पार्टियां फ्री के वादे कर फ्री में जो भी आपको देती है, क्या वो सच में फ्री होती है? नहीं। तो फिर इस फ्री की कीमत कौन चुकाता है? राजनीतिक पार्टियां चुकाती है, सरकार चुकाती है, या फ्री का वादा करने वाला जो नेता होता है वो इसकी कीमत चुकाता है? तो जवाब है इनमें से कोई भी नहीं। दरअसल फ्री की रेवड़ियां बांट रहे, अपनी झोली भरते हैं ये नेता और अपनी ही कीमत को आपको और हमें इसकी चुकानी पड़ती है। जो भी फ्री में हम मिलता है इन नेताओं के द्वारा, उसकी कीमत भी हमें ही चुकानी पड़ती है, देश को चुकानी पड़ती है। कैसे, ये हम दिखाएंगे। हमारे एक्सपर्ट होंगे, वो आपको समझाएंगे कि कैसे फ्री में जो भी मिलता है उसकी कीमत कैसे आप चुकाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सोशल वेलफेयर स्कीम चलाने के नाम पर फ्री उपहार बांटने को बड़ी गंभीरता से लिया है और इन दोनों के बीच के अंतर को समझाते हुए सरकार और चुनाव आयोग से राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। आज हम चर्चा करेंगे कि सोशल वेलफेयर स्कीम के नाम से, यानी जो समाज कल्याण योजना के नाम से जो चीजें फ्री दी जाती है और फ्री उपहार के बीच का अंतर क्या है। एक बारीक सी लाइन है जो इन दोनों को अलग करती है। वो बारीक लाइन क्या है और कैसे आप इस बात को लेकर के फर्क महसूस करेंगे या फर्क करेंगे कि कौन सी चीजें जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए है और कौन सी चीजें फ्री में दी जाती है। पार्टी की फ्री योजना के आधार पर वोट खरीदने का राजनीतिक क्या है, इसको भी आज समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो राजनीतिक पार्टी ऐसा करती है उसकी सजा क्या है और सबसे अहम कि लोकतंत्र में वोट की कीमत तय करने का अधिकार जनता को मिले, ना कि नेता को और पार्टी को। इसी पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन कल से जो ये चर्चा शुरू हुई है, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं पॉलिटिकल आई है। सबसे पहले देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है। अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उसके जवाब में जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है संबित पात्रा जी, उन्होंने उसका जवाब दिया। उसके बाद अनुराग ठाकुर जी का भी जवाब है, वो पहले सुनते हैं, उसके बाद परिचय कराते हैं आपको अपने मेहमानों से और चर्चा की शुरुआत करते हैं। कि सारी जितनी सुविधाएं जनता को फ्री में मिलती हैं वो बंद होनी चाहिए। सारे सरकारी स्कूल या तो बंद किए जाएं और या सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों से फीस ली जाए, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। अब ये सारे देश के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर कह रहे हैं कि फीस सरकारी अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज नहीं होगा। गरीब आदमी के पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, वो कहां से लाएगा पैसे इलाज कराने के लिए? और जिसके पास पैसे नहीं है उसका इलाज नहीं होगा, मर जाएंगे गरीब लोग इस देश के। और अब ये कह रहे हैं कि इलाज राशन भी, फ्री का राशन भी बंद होगा। फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री का राशन भी बंद कर देना चाहिए। 75 साल तक जितनी केंद्र सरकारें आई, किसी को ऐसा घाटा नहीं हुआ कि फ्री का राशन बंद कर दिया गया। कब से मिल रहा है फ्री का राशन? कब से राशन की दुकानें कब से हैं? अब ये फ्री का राशन भी बंद करना चाहते हैं। प्रश्न उठता है, ये सारा पैसा केंद्र सरकार का गया कहां? 2014 में लगभग केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का बजट होता था। आज केंद्र सरकार का लगभग 40 लाख करोड़ का बजट है। तो ये सारा पैसा जा कहां रहा है? इन्होंने अपने दोस्तों के, इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के, जो अरबपति लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। आम आदमी पार्टी सत्ता में कैसे आ जाए? शॉर्ट टर्म बेनिफिट, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेट, BAIT, बेट, जिसको कहा जाता है दाना डाल करके मछली पकड़ने की कोशिश। ठीक उसी प्रकार ये जो फ्रीबी है ये एक बेट है। ये किस प्रकार दाना डाल करके उसमें फंसाने की कोशिश, ताकि मेरी महत्वाकांक्षा, अरविंद केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा ये फुलफिल हो जाए। ये अरविंद केजरीवाल जी ये इस प्रकार से एक्टिंग करते हैं ना कि जैसे पूरी दुनिया की चिंता उन्हीं को है।
केवल अपनी चिंता है, मैं, मेरा और मेरी पार्टी, इसका भला कैसे हो। और जहां तक मोदी जी और इस सरकार की, भारत सरकार की चिंता है, गरीब और गरीब कल्याण, कि भाई फ्रीबीज को लेकर तुम सवाल उठा रहे हो। क्या इस देश के गरीब आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा पाने का हक नहीं है? क्या गरीब आदमी को अच्छा इलाज पाने का हक नहीं है? क्या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने का हक नहीं है? क्या बिजली पानी निःशुल्क लोगों को मिले, इसका हक नहीं है? आपके चंद पूंजीपति मित्रों को लाखों करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन गरीब आदमी को 100 रुपए का भी फायदा ना होने पाए, यह कौन सी मानसिकता है? आप स्वयं प्रधानमंत्री जी 12 करोड़ की गाड़ी में चले, 1000 करोड़ के जहाज में घूमे, और गरीब आदमी को छोटी मोटी सुविधाएं भी ना मिलने पाए, ये कौन सी मानसिकता है? मुफ्त की रेवड़ी, ये क्या है? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां एक और अरविंद केजरीवाल जी झूठ पर झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं, झूठ का बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने, जो देश की जनता को गुमराह करते हैं। वो ये भली भांति जानते हैं कि जो आपदा के समय भी बजट मनरेगा का बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए किया गया, जो कभी कांग्रेस के समय पे मात्र 30,000 करोड़ रुपया खर्च होता था। गरीब को दिहाड़ी मजदूरी लगाने का अवसर भी मोदी सरकार ने दिया। 80 करोड़ गरीबों को महामारी के समय भूखमरी से मृत्यु ना हो तो मुफ्त में राशन भी 28 महीने तक दिया। परिस्थितियां ऐसी थी कि वो करने की आवश्यकता थी। यहीं पर ही गरीब जनता को अगर अनाज पिछले 8 सालों में जो डिपो पर मिलता था वो लगातार मोदी सरकार ने दिया भी है, और ये कहना कि अनाज को बंद किया जाएगा अरविंद केजरीवाल जी का एक और बड़ा झूठ है, क्योंकि ये लगातार झूठ बोल। तो फ्री के राशन को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी, और इस बीच में कोर्ट में भी मामला गया। अश्वनी उपाध्याय जो है उन्होंने एक याचिका दी थी, उस पर सुनवाई भी है कल। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। अश्वनी दुबे जी है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, तेज तर्रार, उनसे हम बात करेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता राजीव गुप्ता जी अर्थशास्त्री के रूप में, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत अश्वनी दुबे जी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि कल ये मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि समाज कल्याण यानी जो कल्याणकारी सोशल वेलफेयर स्कीम है उसमें और फ्री की रेवड़ियों के बीच में विभाजक रेखा एक पतली लाइन है, और उसको डिफाइन करने की जरूरत है। आखिर कैसे डिफाइन करेंगे? कल क्या क्या हुआ कोर्ट में, थोड़ा बताएं, क्योंकि आप ही लोगों की तरफ से जो है ये याचिका भी डाली गई थी। यहाँ पर यह है कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं और जो मुफ्तखोरी की योजनाएं हैं, इन दोनों में बड़ा बेसिक अंतर है। पहला बेसिक अंतर यह है कि जो वेलफेयर स्कीम्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड स्कीम है, जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को एक संवैधानिक अधिकार है। वो अधिकार क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पीडी जस्टिस, फ्री लीगल एड, सिटीजन चार्टर, जुडिशियल चार्टर, एफिशिएंट पुलिस सिस्टम, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और दूसरा मुफ्तखोरी का क्या है कि मुकेश जी के पैसे से किसी और के बिजली का बिल देना, मुकेश जी के पैसे से किसी और के पानी का बिल देना, और तमाम योजनाओं के नाम पर मुफ्तखोरी का एक ऐसा अर्थशास्त्र करना जो अर्थशास्त्र ही पूरी तरह से गलत हो। मुफ्तखोरी की राजनीति और अर्थशास्त्र में दोनों में खामियां हैं, समृद्धि का रास्ता नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जब कभी भी ऐसा होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के लिए सेलेक्टिवली कुछ ऐसी बातें करती है जो इलेक्शन मैनिफेस्टो का पार्ट नहीं बन सकता। बिल्कुल, आप इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह बात नहीं ला सकते हैं। सिर्फ आप घोषणाएं कर सकते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि ये आर्बिट्ररी प्रॉमिस हो जाएगा, और जो ये इरेशनल फ्रीबीज रॉन्गफुल तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए वोटर को लाते हैं, वो ब्राइबरी है। ब्राइबरी अंडर सेक्शन 171B, ब्राइबरी अंडर सेक्शन 171C इंडियन पिनल कोड का, और ब्राइबरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस को 1920 में डिफाइन किया गया। अब तीसरी बात सबसे पहले समझिए, एक छोटे से एग्जांपल से मैं देता हूं। एक पॉलिटिकल पार्टी करती है, कहती है मैं आपको फ्री का राशन देता हूं,
दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, मैं आपको फ्री का राशन भी दूंगा, गैस सिलेंडर भी लेकर आऊंगा, बर्तन भी लेकर आऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, आपको खिलाकर आपका बर्तन भी धोऊंगा। तो ये जो बोली लगनी शुरू हो गई है, ये आर्थिक नीतियां बनाने के बजाय, भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाने के बजाय, फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देने के बजाय, एक तरह से जो जनता का पैसा है कि 1400 करोड़ रुपए आया जीएसटी में और 14,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई। अल्टीमेटली वेनेजुएला, आप वेनेजुएला का एग्जांपल बिल्कुल, कैसे भूल बिल्कुल। सकते हैं? आप दूसरा जो आप आप देखिए कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भी अगर हम इस तरह की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी उतने रिफंड फंड्स नहीं है। तमिलनाडु में आपने देखा 2,73,000 रुपए समथिंग एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति पर लोन है। तो अब ऐसी परिस्थितियों में अगर हम देखें कि तमिलनाडु में 2,63,976 पर फैमिली लोन है, बिल्कुल, और 87% और 6.5 लाख करोड़ का कर्जा है तमिलनाडु पे। जब मैं आंकड़े निकाल रहा था, 6,500 लाख करोड़ का जो है कर्जा तमिलनाडु पे है। और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इस तरीके की स्कीम जो है वहीं पर चलाई गई थी। जी, स्टेट्स की जिम्मेदारी क्या है मुकेश जी। जी? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस जो वेलफेयर स्कीम है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेट अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। लेकिन राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू शेल्टर, राइट टू रोड एक्सेस, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू फूड, राइट टू डिग्निटी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट की जगह राइट टू फ्री बिजली, राइट टू फ्री खाना, राइट टू फ्री गैस सिलेंडर, राइट टू फ्री स्कूटी, राइट टू फ्री लैपटॉप बढ़ रहा है। किसके पैसे से मुकेश जी? मेरे पैसे से, आपके पैसे से, और राजीव गुप्ता जी के पैसे से, शुभेंदु के पैसे से, पवन के पैसे से। अल्टीमेटली कहीं तो ब्रेक लगेगा, और हमारे आपके जैसे लोग इस बात को लेकर बिल्कुल। तो पवन जी देंगे जवाब देंगे इसका। पवन जी, क्या जवाब है आपके पास? पवन जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है जी। जी, देखिए 2-3 चीजें हैं मुकेश जी। जिस तरह से सारी पार्टियां पूरे आवेश में जिस तरह से बात करती है कि फ्री, आज देखिए फ्री आज कुछ होता नहीं है। देश के 130 करोड़ लोग जो टैक्स देते हैं, सरकारों के पास पैसा वहां से जाता है। और वो लोग टैक्स क्यों देते हैं? कि वो सरकार से उम्मीद करते हैं अर्थव्यवस्था में कि वो पैसा जो अपने टैक्स के रूप में दिया है वो हमारे ऊपर खर्च हो, हमको सुविधाएं देने पे खर्च हो। लेकिन यहाँ पर 2 मॉडल आपके सामने मुकेश जी। आज देखिए होता है क्या है सरकारों का, अगर किसी आदमी को जो टैक्स पे कर रहा है उसको सुविधा के रूप में उसको एक स्कीम मिल जाए, उसको उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए, उसको अच्छा इलाज मिल जाए, ये इनको फ्रीबी कहते हैं। लेकिन वहीं पे ये मैं आपको कुछ बता दूं, कुछ आंकड़े बता दूं, उसी जगह पे एक सरकार ऐसी है जो कि दिल्ली की सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं। 18 लाख ऑडियो आपका डाउन हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को 2 करोड़ लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, मुफ्त में स्वास्थ्य दे रहे हैं। वहीं पे भाजपा की सरकार है, ये आज देखिए टैक्स इनके पास भी आता है। कुछ आंकड़े आपके सामने बता दूं, पिछले 8 साल इनकी सरकार रही है केंद्र में, और 8 साल में इन्होंने पूंजीपति मित्रों के 11 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया, लोन माफ कर दिया, और 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर दिया। अगर सोचिए वो टैक्स का पैसा, वो लोन का पैसा अगर माफ नहीं किया गया होता तो पैसा कहां खर्च होता? वो सारे 130 करोड़ देश के लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च होता। आज सरकार कहती है कि उनके पास पैसा नहीं है। आज देखिए ये कहते हैं, ये एक स्कीम लेके आए, ये कहते हैं कि हम अग्निवीर स्कीम लेके आए, और उस स्कीम के तहत इनका कहना यह था कि हमको देश के जो हमारे वीर सैनिक हैं उनकी पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, इस वजह से हम 4 साल की स्कीम लेके आए, उनको पैसे देने के लिए ये पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। ये आप एडिशन करके ये कहा बोल रही है सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार कह रही है कि और भी अगर आपको कल्याणकारी योजनाएं चलानी है तो उसमें और भी पैसे चाहिए। और ये भी आर्गुमेंट नहीं, आर्गुमेंट ये है कि अगर आप सब्सिडी वाली अर्थव्यवस्था को लेके आते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये देश के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो सही नहीं होगा। आपकी अर्थव्यवस्था जो है मजबूती से नहीं चलेगी और आपकी जो जनता है वो भी मजबूत नहीं होगी। इसलिए सब्सिडी वाली अर्थव्यवस्था से बचना चाहिए, ये आर्गुमेंट है इसके पीछे। जी मुकेश जी, मैं आपकी वो बात कर रहा हूं। देखिए आज पूरे देश में भाजपा ये आवाज उठा रही है कि भाई किसी भी गरीब को, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको सुविधाएं मत दीजिए, फ्री में सुविधाएं मत दीजिए, बल्कि टैक्स लगाइए। मैं मथुरा से आता हूँ मुकेश जी, आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मेरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब कंस मामा ने जब भगवान कृष्ण से दुश्मनी करी थी तो उन्होंने ब्रजवासियों से दुश्मनी करने के चक्कर में उनके ऊपर टैक्स लगा दिया था, माखन पे टैक्स लगा दिया था, उनके दूध पे टैक्स लगा दिया था, रोटियों पे टैक्स लगा दिया था,
और पूरे ब्रजवासियों से टैक्स के रूप में कलेक्शन कंस मामा करता था। आज उसी तरह से भाजपा ने हमारे देश के 130 करोड़ लोगों पे, उनके दूध दही पे, उनके अनाज पे, उनके राशन पे टैक्स लगा दिया, और ये सारा टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? आज देखिए, आज भाजपा की सरकार केंद्र नहीं में 8 साल वही से तो बात है, जो और इनके टैक्स का टैक्स के पैसा आप लोग खर्च फ्री कहाँ में हो रहे हैं? बांट रहे हैं, इसी पे तो सवाल है। इसी यही बात तो कोर्ट में आप जो है अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, यही दिक्कत है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने तरीके से चीज़ों को डिफाइन करती है और सही चीज़ सामने आने नहीं देती। मैं जो हमारे साथ राजीव गुप्ता जी है, अर्थशास्त्री, मैं उनके पास जाऊँगा, लेकिन पहले चाहूँगा जो बीजेपी से हमारे साथ है वो जवाब दे दें आपका। शुभेंदु शेखर जी, शुभेंदु जी क्या जवाब है आपका? मुकेश जी मेरी आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। देखिए, ये समझ में नहीं आएगा ना आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को, ना ही उनके प्रवक्ता को। आज 70-75 सालों से भारत में हमेशा जो अति गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उनको लगातार हम लोगों ने कभी फ्री राशन के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर हमने पैसा दिया है। एजुकेशन फ्री है। आज भी दिल्ली समेत सभी राज्यों में सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज फ्री है और सभी सरकारी स्कूलों में फीस फ्री है। तो ये कौन सी बात कर रहे हैं? समस्या कहां है ये समझिए। वोट पाने के चक्कर में यदि केजरीवाल ये कहेंगे कि पंजाब की जितनी महिलाएं हैं उनको हम 1000 रुपए देंगे, अब जिस महिला के पास 5000 रुपए तनख्वाह है उसको समझ में आता है कि वो अति पिछड़ी है, पर यदि कोई 50,000 या 1 लाख रुपए जिसको मिल रहा है उसको भी ये मास्क के रूप में वोट पाने के चक्कर में यदि फ्री बांटेंगे तो श्रीलंका की तरह दिल्ली भी हो जाएगा। आपको याद होगा, यही तो वो व्यक्ति था जो खंबे पे चढ़कर कहता था कि ये मीटर जोड़ दूंगा मैं, और जब कंपनियां आएंगी डिस्कॉम कंपनियां, तो मैं इनके कंपनियों को ऑडिट कराऊंगा और ये सब्सिडीज को कम कराऊंगा, मीटर जो ज्यादा चल रहे हैं इसको ठीक कराऊंगा। अभी उन्होंने क्या किया? 300 करोड़ का जो शीला दीक्षित जी के समय पर सब्सिडी थी कम कराने की जगह पर 3300 करोड़ हो गई। मुकेश जी, अब क्या है? आपका पैसा, हमारा पैसा, अश्विनी दुबे का पैसा, पवन शर्मा का पैसा, राजीव गुप्ता का पैसा, उन्होंने क्या किया? सबको फ्री में बांटने के चक्कर में एमसीडी, ये जल बोर्ड के अंदर 28,000 करोड़ का नुकसान हो गया, डीटीसी के अंदर 16,000 करोड़ का नुकसान हो गया, और एक बस नहीं खरीदी, एक स्कूल नहीं बनाया, एक रोड नहीं बनाई। सर मैं ये कह रहा हूं कि ये सब्सिडी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्होंने दिल्ली को स्लम बना दिया। आज मैं आपके चैनल पर पवन शर्मा से पूछता हूं कि एक भी स्कूल का नाम बता दे। मैं बताता हूं। ठीक है, आप इसकी स्कूल वाली बात नहीं करेंगे, स्कूल वाली बात नहीं करेंगे हम। वापस एक बार मैं राजीव गुप्ता जी के पास जाऊंगा चीजों को समझने के लिए। राजीव जी ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली जल बोर्ड जो है वो घाटे में है, डीटीसी जो है वो घाटे में है, तो भाई सरकार कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं जो प्रॉफिट के लिए काम करेगी। तो ये अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से फ्री भी किया जा रहा है या जिस तरीके से सब्सिडी दी जा रही है, सब्सिडी वाली अर्थव्यवस्था जो है वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और लंबे समय के लिए अर्थव्यवस्था के लिए भी सही नहीं होता है। और ये जो राजनीतिक पार्टियां जो स्कीम चलाती हैं, उस स्कीम से कितना नुकसान हो रहा है अर्थव्यवस्था का, जरा हमारे दर्शकों को समझाएं। और जो पैनलिस्ट हमारे हैं, जो खासतौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के, जरा मैं समझता हूँ कि आप अपने तरीके से समझाएं लोगों को तो शायद समझ में आए। जी मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सुदर्शन न्यूज ने बहुत अच्छा मुद्दा लिया है और बहुत मैं साधुवाद दूंगा अश्विनी उपाध्याय जी को कि उन्होंने कम से कम उच्चतम न्यायालय में एक ऐसा मुद्दा उठाया कि आज सभी की निगाह उस तक पहुंची है। ये बहुत समय से चल रहा था और निश्चित तौर पर ये सबसे पहले दक्षिण भारत के अंदर ये तकनीक अपनाई गई कि हम कैसे हम लोगों को लुभाएं, टीवी बांटें, लोगों को तमाम चीजें दें, और ये एक अमोघ अस्त्र के रूप में एक हम शासन में बने रहें, वह तरीका अपनाएगा। देखिए, देश में राज्य जो जितने भी व्यवस्था होती है उसमें शासक की जिम्मेदारी होती है कोई कल्याणकारी हम व्यवस्था चालू करें, हम सभी का हम विकास देखें। अब निश्चित तौर पर आप समझिए कि सभी के विकास के नाम पर जो व्यक्ति जो प्राप्त कर रहे हैं वो वास्तव में उसके बाद कितने अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत हो पाते, और जो उसकी लागत आ रही है, क्या वास्तव में जो लागत आ रही है वो कौन लोग उसको वहन कर रहे हैं। पर निश्चित तौर पर जो बजट बनता है हमारे राज्य में
हमारी कितनी आमदनी है उसके आधार पर खर्च किया जाता है। अब स्थिति क्या है, हम पहले तो खर्च कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे हम टैक्स पेयर से पैसा वसूलें। अब उसका बर्डन तो टैक्स पेयर पर पड़ता है। अब टैक्स पेयर जो वहन कर रहा है, क्या वास्तव में वह महसूस कर पा रहा है कि उसके द्वारा जो टैक्स दिया जा रहा है उसको उसके बदले सुविधा मिल पा रही है? आज निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे, केवल मात्र इनकम टैक्स पे ही नहीं, जीएसटी पे भी आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज जो तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इस तकनीक को अपना रहे हैं, ये लोगों को एक तरीके से बैसाखी दे रहे हैं, जिससे वो हमेशा बैसाखी पे चलते रहें, कभी आर्थिक रूप से स्वावलंबी ना हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जब ही हो सकते हैं जब आत्मनिर्भर भारत होगा। आत्मनिर्भर भारत की बिल्कुल संकल्पना बिल्कुल ऐश्वर्य जी के बिल्कुल ऐश्वर्य जी के पास जाना चाहूंगा। ऐश्वर्य जी, दो चीजें कल याचिका में, कल जो कोर्ट में चर्चा हो रही थी उसमें ये कह रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को अपने घोषणा पत्र को रेगुलेट करना होगा। और ये रेगुलेट कौन करे? क्या चुनाव आयोग रेगुलेट करे या सरकार रेगुलेट करे, कोर्ट रेगुलेट करे, या एक कोई कमेटी बने? कमेटी बनने की बात हालांकि ये कही है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने घोषणा पत्र में इस तरीके से रिटर्न में कुछ नहीं देती है। आमतौर पे भाषणों में या संबोधन में इस तरीके की बातें करके लोक लुभावन बातें करती हैं, ताकि अगर वो कर लें, अगर पूरा जो वादा किया है वो कर दें तो अच्छी बात है, अगर नहीं करें तो फिर उनके पास जो है कोई डॉक्यूमेंटल जो है प्रूफ ना रहे कि हमने क्या वादा किया था, क्या नहीं दिया था। तो फ्रीबी वाला जो रास्ता है उसको रोकने के लिए अगर कोई गाइडलाइन तैयार करनी हो तो क्या आपको लगता है कि वो गाइडलाइन सरकार को तैयार करना चाहिए या चुनाव आयोग को आगे आकर के कुछ करना चाहिए, कहना चाहिए कि जो भी अगर आप घोषणा पत्र में करते हैं तो क्या आप कर सकते हैं और क्या आप नहीं कर सकते हैं, ये चीजें चुनाव आयोग तय करे? देखिए, मैं मुकेश जी एक चीज कहूंगा जी, वो कहता है एंड टू प्रोवाइड फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू हाउस और हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ईसी स्टेट, द क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ दोज हाउसेस, द करप्ट प्रैक्टिसेस and other offenses at or in connection with such elections। यानी करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन करता है और जो और भी ऑफेंसेस है उनको डिफाइन करता है। मैं क्यों नहीं मानूं कि जो चीज आप इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं लिख सकते और घोषणा करते हैं वो करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप ब्राइब देने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंडियन पीनल कोड में पनिशेबल है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पनिशेबल है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो जब ऑलरेडी रूल करप्ट प्रैक्टिसेस का डिफाइंड है और इलेक्शन पे और सेक्शन 123 वो कहता है कि जिसको आप इलेक्शन मैनिफेस्टो मानते हैं या कहते हैं वहां करप्ट प्रैक्टिसेस है, तो फ्री में दे करके वोटर्स को ल्योर करना कि आप हमें वोट दो, हम आपको मुफ्त में ये देंगे, हम आपके घर का खाना बना करके देंगे। तो क्या ये ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला वाली स्थिति में आप लेकर के जा रहे हैं? लेकिन एक ही सोनी जी, ये करप्ट प्रैक्टिसेस में जैसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बिजली दूंगा फ्री में, मैं तुम्हें बिजली पानी दूंगा, बस राइड दूंगा सारी फ्री में, ये करप्ट प्रैक्टिसेस में कैसे? जैसे आप चुनाव आयोग तो यही करता है कि आप अगर कैश बांट रहे हैं, अगर आप लिकर बांट रहे हैं तो भाई वो तो इस दायरे में आ जाएगा, लेकिन अगर वादा करके आप करते हैं तो इसके लिए कोई रेखा, सीमा रेखा, वही तो मैं पूछ रहा हूं बार बार कि वो सीमा रेखा कैसे तय करें हम? वो सीमा रेखा तय करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूं। फ्री बीच कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स नहीं है। फ्री बीच के बारे में, मुफ्त के उपहार के बारे में, या जिसको हम रेवड़ी कहें वैसे शब्दों में, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, लेकिन वेलफेयर स्कीम को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। वो वेलफेयर स्कीम्स क्या होंगी? वो बेसिक एमिनिटीज होंगी। वो वेलफेयर स्कीम एनवायरमेंट फ्रेश होगा, वो वेलफेयर स्कीम एडुकेशन, इक्वल एडुकेशन होगा, वो वेलफेयर स्कीम हेल्थ केयर फैसिलिटीज होगी, वो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, वो उसके पॉलिटिक्स और जो राइट्स हैं हर एक इंडिविजुअल के, जो कॉन्स्टिट्यूशन, वहां मुफ्त खोरी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड हो या किसी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मैनिफेस्टो में या उसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल डिसाइड हो तो आप दे सकते हैं। इसलिए मुफ्त खोरी और पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स में मुकेश जी अंतर है और यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंतर तो है, इसी अंतर को तो डिफाइन करना है कि अंतर कैसे है और क्या है, कैसे हम अंतर करें। और इसी बात को तो मुझे लगता है कि चैलेंज है, 17 तारीख को फिर से सुनवाई है, तो उसमें देखते हैं कि क्या कहते हैं कि अंतर करने के लिए क्या क्या आर्गूमेंट दिए जाते हैं। पवन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए मुकेश जी, बड़ी अच्छी बात है, मैंने उसकी सारी वक्ताओं की।
मैं एक अबोध बालक की तरह मुफ्तखोरी और फ्रीबीज को समझना चाहता हूँ कि है क्या। अगर किसी नागरिक को जो टैक्स दे रहा है और उसके बदले में सरकार उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रही है, मुफ्त शिक्षा दे रही है, क्या ये मुफ्तखोरी है? और जो टैक्स हम दे रहे हैं उसके बदले में सरकार हमको अच्छा इलाज दे रही है, मुफ्त इलाज दे रही है, क्या ये मुफ्तखोरी है? तो दूसरी तरफ जब हम टैक्स देते हैं उस टैक्स से केंद्र सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के 11 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर दे, क्या ये मुफ्तखोरी है कि नहीं है? हमारे टैक्स के पैसे से केंद्र सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के 5 लाख करोड़ के उनके टैक्स माफ कर दे, ये मुफ्तखोरी है कि नहीं? मैं समझना चाह रहा हूं कि है क्या। दूसरा, आपने रिश्वतखोरी की बात करी। आज देखिए, आपको याद दिला दूं, भाजपा का जब मैनिफेस्टो था, इनके वादे थे, इन्होंने 15-15 लाख रुपए सारे लोगों को देने की बात करी थी, काला धन लेके आएंगे 15-15 लाख रुपए। कहाँ बात करें, फिर आप बच्चों वाली बात करने लगे सर। बच्चों की बात बिल्कुल अबोध बालक बिल्कुल बालक की तरह बात कर रहे हो पवन जी। जब इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मजाक कर रहे थे चैनल पे आके। यूपी चुनाव चलिए ठीक है, शुभेंदु जी जवाब देंगे। शुभेंदु जी, चुनाव में भाजपा का वादा था कि हम 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे, एक भी नाम थोड़ी ठीक नहीं थी। सुनिए, भाजपा पवन जी के सुना करो, गृह मंत्री ठीक है। बंगाल का चुनाव था, पवन जी सुन लो, बंगाल के जवाब चुनाव सुन में लो आप। 5 सेकंड का समय दीजिए। बंगाल के चुनाव में अमित शाह जी कहते थे कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, क्या मुफ्तखोरी ठीक नहीं थी? दूसरा में आंकड़े आपके, मैं 5 सेकंड आपसे जवाब दे रहा हूं। चलो पहले जवाब ले लीजिए, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास समय कभी बारी से। शुभेंदु जी, ठीक है पवन जी आदत 5 सेकंड का सवाल है मुकेश जी। अच्छा ठीक है, चलिए पूरी खराब है। आप अबोध बालक की तरह, आपको कुछ मालूम नहीं है, सुन लो। देखिए, मेरा सवाल मैं क्या कह रहा हूं ये है कि आपने कहा जो लिस्ट सब है, लोगों पहले को तो अगर आपने आपने कहा सुविधाएं दी तो वो सुविधाओं से नहीं हो ना, आपकी आदत खराब है। मैं उदाहरण, चलिए ठीक है, हो गया। पवन जी आप सवाल कर लीजिए, समय की कमी है पवन जी, अपनी सीमा है, समय की सीमा है, प्लीज। शुभेंदु जी जवाब देंगे, जवाब दे लीजिए शुभेंदु जी। पवन जी, आपको एक चीज बता देता हूं, जो आपने 10 लाख करोड़ की बात करी है, भारतीय जनता पार्टी के 2014 के बाद से उसमें से कोई पैसा नहीं ऐसा दिया गया है जिसको राइट ऑफ किया जाए। दूसरा, आप एक नाम बता दो यहाँ पर कि हमने अपने मित्रों को, आपके केजरीवाल जी ने भी कहा, मनीष सिसोदिया जी ने भी कहा, और आप भी कह रहे हो, ये कौन सा आदमी है जिसका पैसा राइट ऑफ किया गया है या टैक्स का पैसा माफ किया गया है? वो कौन सा मित्र दोस्त है? अरे आप जवाब दो ना चैनल के ऊपर। नहीं कहा, ये चीजें आप लोग बोलते हैं लेकिन सबूत नहीं दे पाते। कौन सा टैक्स माफ हुआ है, कौन सा टैक्स माफ किया है, किसने माफ किया है, ये चीजें अभी तक तो मुझे तो नहीं पता है। मुझे तो नहीं पता है, मुझे लग रहा है कि खबर में भी मैंने नहीं देखा, पूरे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में मैं देख रहा था, वहां भी कोई चीज नहीं है। पिछले दिनों भी मुझे एक आम आदमी पार्टी के नेता ने ही कहा था ऐसी बात हुई है, लेकिन मैंने जब क्रॉस चेक किया तो मुझे वो पता नहीं चल पाया या वो कहीं सामने नहीं आ पाया। तो इसे एक बार क्लियर करने की जरूरत है कि जो चीज कही जा रही है क्या वो सच है या नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए जितने भी मेहमान थे, अश्वनी दुबे जी, शुभेंदु शेखर जी, राजीव गुप्ता जी, पवन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बातें कही। लेकिन जो फ्री की बात चली है वो फ्री कुछ भी नहीं होता है, और सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि तुम मुझे खून दो तभी मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी आज़ादी मिलने के बाद भी, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। लेकिन फ्री भी क्या है और कौन सी समाज कल्याणकारी योजनाएं हैं और कौन सी चीज़ें फ्री रेवड़ियां हैं, इसके बीच का अंतर कैसे तय करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को तय करने के लिए एक गाइडलाइन बनानी बहुत ही ज़रूरी है। वो गाइडलाइन सरकार बनाएगी या चुनाव आयोग बनाएगा या कोर्ट जो है वो अपनी कोई गाइडलाइन बना के देगा, जिसको आप पालन करने के बाद हम और आप ये फर्क कर पाएंगे कि ये जो है ये मुफ्त की रेवड़ियां हैं या ये जो है समाज कल्याण के लिए किया गया सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। इसमें अंतर करना बहुत ही जरूरी है ताकि टैक्स पेयर का जो पैसा है वो सही दिशा में देश के विकास में लग पाए, और जो लोग टैक्स नहीं देते हैं या जिनको जरूरत है हमारे कल्याणकारी स्कीम की, उनको उनकी जरूरतें भी पूरी होती रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।